हेलो फ्रेंड्स, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम लोगों की मॉक टेस्ट की 7वीं क्लास है। हम लोग मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2021 का जो आया था उसका पेपर सेकंड को लेंगे। आप लोग भी उसके ऑप्शन को हल करने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम उसके ऑप्शन को बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है तो सही क्यों है, यानी ऑप्शन के साथ हम उसकी थ्योरी को भी देखेंगे। और इसके साथ साथ जैसा कि आपको पता है कि आखिर में हम लोग 10 इम्पोर्टेंट टर्म्स को लेंगे, यानी उसका उर्दू के साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी, तीनों हम देखेंगे। जैसा कि आप एक मर्तबा देख लीजिए क्या क्या देखेंगे। ये तो आपका क्वेश्चन है। आखिर में देखिए इस तरह से उर्दू पेडागोजी टर्मिनोलॉजीज, यानी जो मुश्किल अल्फाज हैं, आपको पता है इसके टर्म्स इंग्लिश में बनते हैं। उर्दू पेडागोजी में वही चीज़ उर्दू में पूछी जाती है। अगर हम इस तरह से सीख लेंगे कि जो उर्दू में पूछा जा रहा है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिर हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप किसी भी बैकग्राउंड के हों आपको पूरी वो चीज़ समझ में आ जाएगी। इसको देखते हुए हर एक मॉक टेस्ट में आखिर में आप लोगों के लिए 10 टर्मिनोलॉजी मैं ऐड करता हूँ और बहुत ही मेहनत करके मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि उर्दू के अल्फाज थोड़ा सा जब उसके जो टर्म वाले अल्फाज हैं बहुत मुश्किल होते हैं। अगर आप इस तरह से सीख लेंगे तो जो उसके टर्मिनोलॉजी को समझने की दिक्कत है, परेशानी है, वो हल हो जाएगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन है 2021 का पेपर 2 है। ये लेवल फर्स्ट का पहले मैंने लिया है। आपको पता है लेवल फर्स्ट हो या लेवल सेकंड हो, दोनों का सिलेबस एक है। बस 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो प्राइमरी लेवल पे कुछ उन बच्चों को जहन में रख करके पूछे जाते हैं, कुछ 2-3 सवाल ऐसे आते हैं जो उसके अलग होते हैं, ठीक है। इसी तरह अपर प्राइमरी में थोड़ा उससे डिफरेंस पूछे जाते हैं, बस और कोई फ़र्क नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए जो स्लाइड आपको दिख रही है, निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस पर क्लिक करके आप इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। उस पर वीडियो की लिंक, उसी के साथ साथ PDF दे दी जाएगी क्वेश्चन की, आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही लाइक करें, कमेंट करें, कोई सुझाव है कोई मशवरा है वो भी लिखें। इसी के साथ अपने ग्रुप में शेयर कर दें। आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ अगर इसकी थ्योरी की क्लास देखनी है तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक है। उसी तरह आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, बाकायदा पूरा हर एक चैप्टर को डिटेल से समझाया गया, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ मैंने मैराथन भी आप लोगों के लिए बनाया था पिछले सीटेट में, वो भी उसमें पूरा सिलेबस कवर है, ठीक है, उसको भी एक मरतबा आप देखिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, दर्जा झेल में से कौन ज़ुबान के इक्तिसाब जिसको आप जानते हैं एक्विजिशन, ठीक है, यानी जिसको आप कहेंगे अर्जन, में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है। इसमें से कौन सा बच्चों के यानी ज़ुबान के इक्तिसाब यानी ज़ुबान के हासिल करने में, ज़ुबान के एक्विजिशन में, बताइए उस्ताद, घर, स्कूल या मीडिया। देखिए इसमें से सबसे अहम रोल अदा करेगा घर। देखिए यह ज़ुबान के इक्तिसाब की बात पूछी जा रही है, ना कि आमोजिश की। आमोजिश क्या होती है, लर्निंग, और इक्तिसाब क्या होता है, एक्विजिशन, ठीक है। तो बच्चा जो पहली ज़ुबान सीख करके स्कूल पहुंचता है वो क्या होती है,
وہ اس کی مادری زبان ہوتی ہے، اس کو وہ اکوائر کرتا ہے، انکانشیس مائنڈ سے اس کو سیکھ لیتا ہے، اس کے لیے کوئی قاعدہ اور گرامر نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گھر میں سب سے زیادہ، کیونکہ گھر میں اپنی ماں کی باتوں کو سنتا ہے، اپنے بھائی بہن کو سنے گا، تو اس سے جو ہے آس پاس کے لوگوں کو سنے گا، تو گھر میں سب سے زیادہ زبان کے اکتساب میں گھر سب سے اہم رول ادا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم سمجھ گئے کہ گھر آپشن آ رہا ہے، تو آپشن کیوں آ رہا ہے؟ تو دیکھیے ویڈیو دیکھنے کے یہی فائدے ہوتے ہیں، اگر آپ خود پڑھیں گے تو وہاں تک آپ کا ذہن نہیں پہنچ پائے گا۔ چلیے دوسرا سوال ہم لوگ دیکھتے ہیں، قواعد کے اصولوں کو یاد کرنا۔ قواعد کے جو اصول ہیں، جو اس کے رولز ہیں، اس کو یاد کرنا اس طریقہ کار کی بنیاد ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ ساختیاتی طریقہ، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کسی چیز کا ڈھانچہ یعنی اسٹرکچر، اور راست طریقہ یعنی براہ راست یعنی ڈائریکٹ میتھڈ، اور تیسرا کیا ہے؟ قواعد کا وضاحتی طریقہ، وضاحتی یعنی ایکسپلینیشن والا جس میں پوری تشریح ہو، اور فطری طریقہ یعنی نیچرل وے، نیچرل میتھڈ۔ بتائیے کون سا ہے؟ دیکھیے قواعد کے اصول کو اگر آپ یاد کریں گے، رٹیں گے، تو کیا ہے؟ قواعد کا وضاحتی طریقہ کہیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں گے پہلے جو میتھڈ تھا قواعد سکھانے پڑھنے کا، قواعد کی باقاعدہ ایک کتاب ہوتی تھی گرامر کی، ٹھیک ہے، اس کو بچے پڑھتے تھے، گرامر پڑھتے تھے، گرامر پڑھ کر کے اس کی مثالیں دیکھتے تھے، پھر اس کو رٹتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ قواعد کا وضاحتی طریقہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ بہت اچھا نہیں مانا جاتا، آج کل کہا جاتا ہے جو بچہ کانٹیکسٹ میں گرامر سیکھتا ہے وہ اچھا مانا جاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، زبان کی آموزش، آموزش مطلب لرننگ میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ کس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے؟ بتائیے۔ ترتیب کی، ترتیب جو کوئی چیز ترتیب سے چلتا ہے، ٹھیک ہے، یا ترتیب جو سینٹیکس میں چلتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ آپ کی خود اعتمادی یعنی سیلف کانفیڈنس، کیا اس کی اہمیت نہیں ہوتی؟ آموزشی رویے پر، آموزشی یعنی لرننگ۔ آگے ہے ترجمہ کی۔ دیکھیے زبان کی آموزش میں ترجمہ مطلب ٹرانسلیشن کی بہت کم اہمیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ترتیب کی اہمیت یعنی کیسے فعل آئے گا، فاعل آئے گا، مفعول آئے گا، یعنی کس طرح سے سینٹنس کا اسٹرکچر بنے گا، جملے کا کس طرح سے ڈھانچہ کھڑا ہوگا، اس کی تو اہمیت ہوتی ہے زبان کی آموزش میں، کیونکہ زبان کی آموزش میں ہم گرامر سیکھتے ہیں۔ خود اعتمادی یعنی اگر آپ کے پاس سیلف کانفیڈنس نہیں رہے گا، آپ آتم نربھر نہیں ہوں گے، تو کوئی چیز بنا نہیں پائیں گے، جملہ بھی نہیں بنا پائیں گے۔ آموزشی رویے پر، ٹھیک ہے، یہ تینوں جو ہے اس کی اہمیت ہے۔ آگے کیا ہے؟ آپ بچوں کو لکھنے کے بارے میں بتانے کے لیے ایک استاذ کی حیثیت سے کیا کریں گے؟ بچوں کو آپ لکھنا سکھانا چاہ رہے ہیں، یعنی رائٹنگ اسکل کو، رائٹنگ ان کی جو صلاحیت ہے، مہارت ہے، ان کی نشوونما کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو بتانا چاہ رہے ہیں، تو کیا کریں گے؟ بتائیے۔ دیکھیے بچوں سے اس زبان کے حروف تہجی لکھنے کے لیے کہیں گے الف با تا سا لکھو۔ بچوں کو اپنے خیالات جو ان کے دماغ میں آئیڈیاز آ رہے ہیں قلم بند کرنے یعنی لکھنے، قلم بند کرنے کا موقع یعنی اپارچونیٹیز، جس کو آپ کہتے ہیں اوسر، فراہم کیا جائے گا۔ سب سے اچھا تو ابھی دونوں میں یہی لگا۔ آگے دیکھتے ہیں، بچوں سے پہلے یاد کرنے، دیکھو رٹنے اٹھنے والا آپشن صحیح نہیں ہوتا ہے۔ بچوں کو تختہ سیاہ سے حروف کو لکھنے کا موقع فراہم، یعنی تختہ سیاہ سے حروف کو لکھنے کا موقع فراہم کیا تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرا آپشن تھا بچوں کو اپنے خیالات قلم بند کرنے کا موقع۔ دیکھیے بچہ جو کچھ اس کے اندر ہے، اگر اس کو نکالنے کی یعنی مافی ضمیر کو ادا کرنے کا اگر اسے موقع دیا جائے تو یہ کیا ہو جائے گی؟ ٹیچنگ آپ کی چائلڈ سینٹرڈ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب اپنے خیالات کو واضح کرے گا لکھ کر کے، تو اس میں لکھنے کی صلاحیت سب سے زیادہ ڈیولپ کرے گی، یعنی نشوونما کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپشن کیا ہے؟ دوسرا آپ کا صحیح ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، بچوں کے لیے تدریسی آموزشی مواد، جس کو آپ TLM کے نام سے جانتے ہیں، ٹی سے یعنی ٹیچنگ، جس کو آپ تدریسی، L سے لرننگ اور M سے
मटेरियल, जिसको हम मवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, बच्चों के लिए तदरीसी आमोज़िशी मवाद के इंतखाब में सबसे अहम नुक्ता यानी सबसे अहम पॉइंट, जिसको आप बिंदु कहते हैं, क्या है बताइए? उसे करीबी बाज़ार में दस्तयाब होना चाहिए। क्या ये जो TLM करीबी बाज़ार में मिल जाए, यही अहम है। सबसे अहम पॉइंट इसमें यही है। उसे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है, उसे सिर्फ तलबा को तैयार करता होना। सिर्फ जहाँ भी एक्सट्रीम की तरफ ले जाएंगे, जैसे हाँ सिर्फ है या फ़कत है, वो हमेशा गलत होता। ठीक है, उसे सियाक़ के मुताबिक, सियाक़ यानी कॉन्टेक्स्ट, जिसको आप संदर्भ कहते हैं, सियाक़ के मुताबिक और मरबूत अंदाज में, मरबूत यानी एक दूसरे से कनेक्शन रखने वाला, इस्तेमाल होने वाला होना चाहिए। देखिए सबसे अच्छा यही है। चौथा, यानी जो भी TLM हो सियाक़ के मुताबिक, यानी जो आपका आज जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपकी टॉपिक है, उससे मिलता जुलता आपका TLM हो। ठीक है, उसमें जो आप बताना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका TLM होना चाहिए, और मरबूत अंदाज में यानी सिस्टम से, एक दूसरे से कनेक्शन के साथ होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पूछा जा रहा है, दूसरी जमात के चंद तलबा को बाज़ सौतियों की अदायगी में परेशानी होती है। दूसरी जमात का बच्चा है, 7 से 8 साल का है। ठीक है, सौतियाँ यानी साउंड्स, यानी कुछ तलफ़ुज़ की अदायगी में उनको परेशानी होती है। तलबा को इस परेशानी को हल करने के लिए सबसे मुअस्सिर हिकमत अमली यानी सबसे इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी क्या होगी, रणनीति क्या होगी बताइए? इंसानी मुंह के एक मॉडल के इस्तेमाल से ख़ास सौतिया की हामिल अदायगी के नुक्तों को पेश करना चाहिए। आगे दूसरा क्या है, उसे हम काफ़िया लफ्ज़ आपको पता है, यानी जब आप शेर पढ़ेंगे तो आखिर में रदीफ़ से पहले जो हम वज़न के अल्फाज आते हैं बार बार हर शेर में, उसको हम काफ़िया कहते हैं। और पूरे लफ्ज़ में सौतिया की तख्लीक, सौतिया जिसको कहते हैं साउंड वाली तख्लीक, और शनाख्त जैसी हैं जुड़वा सरगर्मी का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा क्या है, मतन को बआवाज़ बुलंद पढ़ना और सौतियों को नुमाया करके उसके इस्तेमाल की वजाहत करनी चाहिए। ये भी ठीक लग रहा है। आगे क्या है, तलबा को मश्क दी जाए ताकि वो उसे बार बार दोहराकर अपनी परेशानी पर काबू पा सकें। ठीक है, ये भी सही लग रहा है। लेकिन इसमें सबसे सही ऑप्शन क्या है, सबसे सही जो है, जो कोई सीटेट ने माना है, वो दूसरा है। उसे हम काफ़िया लफ्ज़ों और पूरे लफ्ज़ में सौतिया की तख्लीक और शनाख्त जैसी जुड़वा सरगर्मी को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, हम काफ़िया वाले अल्फाज को कम इस्तेमाल करो। ठीक है, ताकि बच्चा जो अल्फाज सीखे तो यानी दूसरे में मुशाबहत लग जाती है, इसीलिए जो है ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करो जो बार बार ना यूज़ हो, ताकि उसकी अदायगी बच्चा कर सके। ठीक है, आगे कहा जा रहा है, तदरीस के किस तरीक़े में पहले क़वायद के उसूलों पर तवज्जो दी जाती है, फिर उसी बुनियाद पर बहुत सी मिसालें पेश की जाती हैं। यानी आप बच्चों को कायदा पढ़ा रहे हैं, कायदा पढ़ाने में पहले क्या है, उसूल, पहले कायदा बताते हैं, पहले जो है उसके जो रूल्स हैं उसको बताते हैं, फिर उसकी मिसाल देते हैं। जैसे आप इसम के बारे में बताना चाहते हैं, आप कहेंगे किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। उसके बाद आपने फिर मिसाल दे, जैसे खालिद, हामिद, दिल्ही, और इसी की तरह कुर्सी, मेज़, ये क्या है। इस तरह पहले आपने कायदा बताया, फिर उसकी मिसाल। तो ये कौन सा तरीक़ा बताइए, इस्तिक़राई तरीक़ा है या इस्तिख़राजी तरीक़ा है, क़वायद के वज़ाहत का तरीक़ा है, रास्त तरीक़ा है? देखिए, इस्तिक़राई जिसको आप कहते हैं इंडक्टिव, इस्तिख़राजी जिसको आप कहते हैं डिडक्टिव।
कवायद के, और रास्त यानी डायरेक्ट। बताइए इसमें से कौन है। देखिए आपने पढ़ा होगा इंडक्टिव डिडक्टिव। डिडक्टिव में क्या होता है, पहले कायदा बताया जाता है फिर मिसाल। इंडक्टिव में पहले क्या है, पहले मिसाल फिर कायदा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको इंडक्टिव डिडक्टिव से सवालात बहुत पूछे जाते हैं। मैंने इस पे बाकायदा वीडियो बनाई है। ठीक है, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आमोज़गार किस तरह ज़ुबान का इक्तिसाब करता है, यानी आमोज़गार का मतलब लर्नर यानी स्टूडेंट, तालिब इल्म, किस तरह ज़ुबान का इक्तिसाब यानी ज़ुबान को अक्वायर करता है। बताइए। फितरी तामुली माहौल में ज़ुबान को बरत कर, ये तो अच्छा लग रहा है। आगे देखते हैं। ज़ुबान की साख्त का तज्ज़िया करके, ज़ुबान के अदब का मुताला करते, ज़ुबान के बोलने वालों की सकाफ़त का मुताला करके। देखिए बोलने वाले की सकाफ़त का मुताला करके ज़ुबान का इक्तिसाब नहीं होता। ज़ुबान के अदब का मुताला करके, ये भी गलत है। ज़ुबान की साख्त का तज्ज़िया यानी तहलील करके। यहाँ क्या कह रहा है कि ज़ुबान का इक्तिसाब करना यानी अक्वायर करना है। तो क्या है, फितरी तामुली माहौल यानी फितरी नेचुरल वे में बच्चे को घर में, आसपास में, पड़ोस में उसको एक दूसरे से बोलने का, तामुल यानी इंटरेक्शन करने का अगर माहौल मिलेगा तो उसमें बच्चा ज़ुबान का सबसे ज़्यादा इक्तिसाब करेगा। तो पहला आपका सही है। आगे चलते हैं। दर्जा झेल में से कौन लतीफ़ हरकी महारत, आपने पढ़ा है यानी ये जो मोटर स्किल है, मोटर स्किल दो तरह की होती है, मैंने आपको बताया है इससे पहले। एक है फाइन मोटर, एक है फाइन, दूसरी क्या है ग्रॉस। फाइन और ग्रॉस मोटर। अब लतीफ़ हरकी का मतलब होता है फाइन मोटर। फाइन मोटर को क्या कहेंगे, लतीफ़ हरकी को फ़रोग़ देने की मिसाल कौन सी है, बताइए। चढ़ना, उछलना कूदना, लिखना पढ़ना। देखिए पढ़ना तो होगा ही नहीं, देखिए लिखना होगा। फाइन मोटर का मतलब है कि जिसमें आपकी छोटी मसल काम करे। जैसे आप कुछ लिखेंगे तो ऐसे उंगलियों के पोरों से लेकर के लिखेंगे, तो ये क्या है, लतीफ़ हरकी महारत डेवलप हो रही। उछलेंगे कूदेंगे, एक ग्रास स्किल यानी बड़ी मसल्स, आपके पूरे पैर की जो है मसल्स हैं वो पूरी उसमें इन्वॉल्व होंगी, शामिल होंगी। उछलना कूदना, चढ़ना, चढ़ेंगे तब भी पूरी मसल्स आपकी इन्वॉल्व होगी। तो लतीफ़ हरकी यानी फाइन मोटर स्किल ये किस में लगेगी, जब आप लिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उस्ताद के ज़रिए पूछे गए सवालात में से कौन सवाल क्लासरूम में कसीर लिसानियात को फ़रोग़ देता है, यानी मल्टीलिंगुअलिज़म को कौन सा सवाल फ़रोग़ देगा यानी डेवलप करेगा, उसको बढ़ाएगा। बताइए। एक गुब्बारा उड़कर कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, क्या इससे कसीर लिसानियात को फ़रोग़ होगा? इससे तो मुझे नहीं लगता। सब्जियों के नाम अपनी ज़ुबान में लिखें। क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है? क्या तुम ख़त लिख चुके हो? देखिए ये सब जो सवालात है ये इसमें क्या है, इसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग लग रही है। मतलब एस या नो में बच्चा जवाब देगा, तो इसमें जब एस या नो में जवाब देगा तो कसीरुल लिसानियात बहुत ज़्यादा फ़रोग़ नहीं होगी। अगर बच्चों से कहा जाए कि जो सब्ज़ी आप खाते हैं जो बाज़ार में मिलती है उसके नाम को अपनी अपनी ज़ुबान में लिख करके लाएं। आपको पता है एक आलू लें, प्याज लें, तो उसको तेलुगु में कुछ किसी और नाम से जाना जाता है, उर्दू में, फिर आप देखेंगे इंग्लिश में उसको किसी और नाम से जाना जाएगा, पंजाबी में किसी और नाम से जाना जाएगा, इसी तरह कन्नड़ में, मलयालम में, सब में अलग अलग नामों से सब्जियों का नाम जाना जाता है। तो अगर इस तरह से कहेंगे तो सब बच्चे अपनी अपनी ज़ुबान में सब्जियों के नाम को लिख कर के लाएंगे, तो क्या है, कसीरुल लिसानियात इससे डेवलप होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इब्तदाई दराजात में
نظموں کو پڑھانا چاہیے، کیونکہ یعنی ابتدائی درجات یعنی شروعات میں بچوں کو نظم پڑھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، کیوں پڑھانا چاہیے؟ آموزگاروں کو ہدف زبان بولنے کا موقع فراہم کرتی ہے، یعنی جس زبان کو آموزگار سیکھ رہے ہیں اس کو بولنے کا موقع فراہم کرتی ہے، آموزگار کو نظم و ضبط میں رکھتی ہے۔ دیکھیے آپ جو ہے نظم پڑھیں گے تو آپ نظم و ضبط میں یعنی ڈسپلن میں رہیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ آموزگاروں کو ہدف زبان کے قاعدے کی آموزش میں معاون ہوتی ہے، اس سے آپ کا قاعدہ مضبوط ہوگا، یہ بھی بہت افیکٹو نہیں ہے۔ مشکل الفاظ کی وضاحت اور پھر جملہ سازی میں آموزگار کی مدد کرتی ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ کیا اس سے وہ جملہ بنانے لگے گا، وہ کیا نام ہے پوئم یعنی نظم کو پڑھ کر کے؟ دیکھیے پہلا کیا ہے، آموزگاروں کو ہدف زبان یعنی جس زبان کو، جیسے آپ اردو زبان سیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی کیا ہے ہدف یعنی ٹارگٹ لینگویج ہے، ہدف زبان بولنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ کیونکہ دیکھیے بچے نظم کو کوئی بھی ہو، اگر نظم میں کوئی بات کہی جائے، کوئی شعر میں کوئی بات کہی جائے، وہ آدمی جلدی یاد کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جلدی یاد کر لے گا تو اس کی زبان میں بولنے کی صلاحیت بھی بڑھے گی، تو پہلا آپشن آپ کا صحیح ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک استاذ نے کلاس روم میں سننے کی سرگرمی کو انجام دینے کا فیصلہ کیا، سوچتا ہے سننے کی سرگرمی انجام دیں گے۔ اس نے اس عمل میں آموزگاروں کو شامل کرنے کے لیے چند غور و خوض کی سرگرمیوں اور کاموں کا منصوبہ بنایا، جیسے دلچسپی پیدا کرنے اور بحث و مباحثہ کے لیے کچھ تفتیشی سوالات، اس طرح کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ یعنی وہ چاہتا ہے کہ دلچسپی کچھ تفتیشی یعنی ایک جیسے کہ سوال کرنے کا ایک ہوتا ہے پروبنگ کوئسچن، تفتیشی یعنی پروبنگ، ایک ہوتا ہے پروبنگ کوئسچن۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے کوئی چیز پوچھا بچوں سے، اب بچہ ہلکا سا بتا پایا، ہم کہیں گے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب اسی سے ریلیٹڈ کوئی اور دوسرا سوال پوچھ لیا تاکہ اس سوال میں اس کا جواب چھپا رہتا ہے، تو اس طرح سے یعنی جواب تک بچے کو لانے کے لیے اس سے ریلیٹڈ سوال پوچھتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں تفتیشی سوالات، اس طرح کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ بتائیے کیا ہے؟ یہ ہے دیکھیے سننے سے پہلے کی سرگرمیاں، یعنی سننے سے پہلے کی سرگرمیاں یہ سب ہیں، یعنی کوئی چیز سننے سے پہلے ایسا کوئی کوئسچن کریں گے تو کیا کریں گے تاکہ بچے اس جواب تک پہنچ سکیں، اس کا جواب صحیح سے دے سکیں، جب دیں گے تو پھر سننے کی سرگرمی ہوگی۔ تو یہ کیا ہے تفتیشی سوالات، کیا ہے سننے سے پہلے کی سرگرمیاں، یہی صحیح ہے آپ کا۔ درجہ ذیل میں سے کون زبان کی کلاس میں تصویر پوسٹر کے استعمال کے حوالے سے صحیح نہیں ہے؟ بتائیے۔ یہ بچوں کو تصویر کے مشاہدے کا موقع فراہم کرتا ہے تو صحیح ہے۔ بھائی کوئی تصویر لائیں گے، پوسٹر لائیں گے یعنی TLM کے طور پہ، تو کیا بچہ اس سے کیا ہے اس کو دیکھے گا، اس کا مشاہدہ کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ یہ بچے کو اپنے اظہار اور تصویروں کی بنیاد پر کچھ لکھنے کا موقع فراہم کرتا، صحیح بات ہے۔ تصویر کی بنیاد پہ کچھ نوٹ کرے گا، یہ بھی صحیح ہے۔ یہ بچوں کو خیالی دنیا اور کلاس میں تخلیقیت کا موقع، یعنی خیالی دنیا بھائی اس نقشے میں دیکھے گا تو خیالی دنیا میں جائے گا، اور کلاس میں تخلیقیت یعنی اس کو دیکھ کر کے ایک نئی چیز پیدا کرے گا کا موقع فراہم کرتا ہے۔ تینوں ہے۔ یہاں پوچھا کیا جا رہا ہے کرنے کے صحیح نہیں ہے، تو نہیں کون ہے؟ یہ بچے کو سننے کی مہارت کو فروغ دینے کا موقع۔ اچھا بتائیے اگر کوئی تصویر ہے، کوئی پوسٹر ہے، تو اس میں سننے کی مہارت کہاں ڈیولپ ہوگی؟ اگر کوئی آڈیو ویژول ایڈس ہے یعنی ایسی چیز ہے جو سمعی اور بصری دونوں ہے، اس میں آپ کے سننے کی مہارت فروغ پائے گی۔ یہاں تو تصویر ہے تو اس لیے چوتھا والا شامل نہیں ہے، چوتھا آپشن آپ کا صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سب شامل ہے، یہ سب صحیح نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے پوچھا جا رہا ہے
यहाँ तक कि इब्तदाई ख्वादगी की सतह पर, इब्तदाई यानी शुरुआती ख्वादगी यानी पढ़ने यानी रीडिंग, पढ़ने की सतह पर डैश का शुमार लिखने में होता है। किसका बताइए? हरूफ बनाने, लफ्ज़ों को लिखने, जुमले बनाने, ड्राइंग। देखिए शुरू में अगर बच्चा ड्राइंग यानी कोई मतलब तस्वीर बना रहा है, ठीक है, कोई ऐसे कोई लाइन खींच रहा, कुछ भी बना रहा है छोटा, क्योंकि वो कलम पकड़ना सीख रहा है, ठीक है, इब्तदाई ख्वादगी की सतह पर डैश का शुमार लिखने में, अगर वो ऐसे करता है, कुछ बनाता है, अलिफ की जगह ऐसे कुछ बनाता है, वो क्या अभी वो कलम पकड़ना सीख रहा है, तो क्या है, ये ड्राइंग ही का शुमार लिखने में होगा इब्तदाई में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहा जा रहा है दर्जा झेल में से कौन आमोजगारों की ज़ुबान की जांच के बारे में सबसे अहम है। आमोजगार यानी तलबा की ज़ुबान की जांच करना चाहते हैं। आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है कि ये जो टेक्निक्स ऑफ इवेलुएशन यानी इवेलुएशन करना यानी अंदाज़े कद करने की बहुत सारे टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, उसमें से कौन सा टूल सबसे अहम है। एक जो है चेकलिस्ट है, एक जो है रेटिंग स्केल है, तीसरा जो है पोर्टफोलियो है, चौथा जो है तामुल है। देखिए तामुल तो आपका टूल्स है नहीं, टेक्निक है नहीं। तामुल का मतलब इंटरैक्शन, एक दूसरे से बातचीत करना। चेकलिस्ट क्या है, इसको जल्दी से समझ लेते हैं। जैसे आप देखेंगे एक चेकलिस्ट बनाई जाती है, जैसे क्लास में बच्चों को नंबर देने के लिए हम कहेंगे 80 नंबर बच्चे को देंगे, किस पे, 80 नंबर देंगे उसके परफॉर्मेंस पे, किस तरह से उसने सवाल का जवाब लिखा है। उसमें से हम कहेंगे कि 10 नंबर देंगे कि बच्चा कितना क्लास में डिसिप्लिन से रहता है, ठीक है, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करता, साफ़ सुथरा आता है कि नहीं। तो एक चेकलिस्ट बनाते हैं कि 80 नंबर जो है उसका परफॉर्मेंस है, 10 नंबर हिस्सा है, और उसके बाद फिर हम 10 नंबर और मतलब 5 नंबर रख लेंगे अटेंडेंस का, कि उसकी अटेंडेंस कितनी है। फिर 5 नंबर रख लेंगे कि और बच्चा मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज़ में किस तरह से है, ठीक है। तो इस तरह से चेकलिस्ट बनाई जाती है। क्या चेकलिस्ट के ज़रिए हम सबसे अहम जांच करेंगे। चेकलिस्ट आपने समझ गए। फिर रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल आप देखेंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से रेटिंग यानी 10 तक दी जाती है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट आप अभी ऑनलाइन बुक कर दीजिए, फिर बाद में ऑप्शन आता है इसको कितना रेटिंग देंगे, 1 2 3 4 5 यानी 10 तक रेटिंग देंगे, यानी 5 स्टार दे देंगे। इसको कहते हैं रेटिंग स्केल। पोर्टफोलियो, देखिए पोर्टफोलियो क्या है, बच्चों के जैसे एक होता है करिकुलर एक्टिविटीज़, एक होता है को करिकुलर एक्टिविटीज़। करिकुलर जो पेपर पेन से है, को करिकुलर जैसे बच्चा खेल में कितना अच्छा है, बैतबाजी में कितना अच्छा है, और गाने में कितना अच्छा है, ठीक है। तो जैसे स्कूल में कंपटीशन होते हैं, पता चला बच्चा बहुत अच्छा गा रहा है, बच्चा बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, तो उसकी एक्टिविटीज़ को जो कुछ रिकॉर्ड करके उसको पेन ड्राइव में या कहीं मेमोरी में या डायरी में लिख करके अच्छी अच्छी तस्वीरें चिपकाई जाती है, वो क्या पोर्टफोलियो है, ठीक है, तामुल। तो अगर हम देखेंगे आमोजगारों की ज़ुबान की जांच, हम देखेंगे बच्चा कितना अच्छा बोल पाता है, कितना अच्छा से अपनी एक्टिंग कर पाता है, किसी का रोल, किसी का किरदार अदा कर सकता है, तो उसको जो हम पेन ड्राइव में उसकी वीडियो जो कुछ उसने लिखा है, जो कुछ हम उसको रिकॉर्ड किए हैं, पोर्टफोलियो में जमा किए हैं, तो उसके ज़रिए हम उसकी जांच सही से कर सकते हैं, दोबारा उसको देख पाएंगे। तो ये आपका ऑप्शन होगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो आप समझ गए। पोर्टफोलियो पेन ड्राइव की शक्ल में हो सकता है या कहीं वीडियो क्लिप करके उसको महफूज रखा जाता है क्लास में, या टीचर जो है अपने लैपटॉप में रखता है, तो उससे उसकी जांच कर लेगा कि किस तरह से बच्चा परफॉर्मेंस कर रहा है। चलिए ठीक है, इतना तो हो गया। अगर आपको इस तरह से डिस्कशन, इस तरह से ऑप्शन का तज्जिया करना, उसकी तहलील करना, ऑपरेशन करना, इस तरह से अगर हर एक ऑप्शन पे
बहस करना अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ कमेंट में भी लिखें कि आपको समझ में आया कि नहीं, इस तरह से समझाने का तरीका सही है कि नहीं, ताकि पढ़ाने वाले का कुछ मोटिवेशन हो। ठीक है, नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे देखिए हम कुछ टर्मिनोलॉजी को देखेंगे। जैसे एक देखते हैं, देखिए हम 20 देख चुके हैं, अब 21 नंबर पे क्या देखेंगे, कसीर लेसानी वसाइल, इस तरह से लिख के आ सकता है। इसको क्या कहेंगे, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेस, यानी अलग अलग ज़ुबान सीखने के जो ज़राए, जिसको कहें बहुभाषी संसाधन। एक आप पढ़ते हैं रिमेडियल टीचिंग, जिसको आपके उर्दू में लिख के आ सकता है इस्लाही तदरीस, या कभी लिख के आएगा मुआलजती तदरीस, या कभी लिख के आएगा मुआवनती तदरीस। सबका क्या है, रिमेडियल। आपको पता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी पहले तशखीसी जांच करते हैं। तशखीसी जांच यानी निदानात्मक परीक्षण करते हैं कि जैसे असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, हम पता लगाते हैं जो हमने पढ़ाया, जो यूनिट मुकम्मल की, क्या बच्चा समझ पाया, कोई पॉइंट वो समझ नहीं पाया है, अगर कोई कंसेप्ट उसका क्लियर नहीं है तो हम रिमेडियल टीचिंग कराएंगे, जिसको हम इस्लाही तदरीस के नाम से जानते हैं, उपचारात्मक शिक्षण हिंदी में कहते हैं। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी तशखीसी जांच, जिसको निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। आगे है सह लसानी फार्मूला। सह का मतलब थ्री लैंग्वेज फार्मूला, जो कोठारी कमीशन के जरिए लाया गया था, आपको पता है। त्रिभाषा सूत्र यानी 3 लैंग्वेज फार्मूला पे बाकायदा मैंने वीडियो बनाई है, आप देख लीजिए। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाएंगे, उर्दू पैडागोजी के नाम से प्ले लिस्ट है, उसकी हर एक वीडियो उसका टाइटल लिखा हुआ, उस नाम से आप देख सकते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी ज़ुबानी नशोनुमा, डेवलपमेंट के लिए क्या कहते हैं, नशोनुमा यानी भाषा विकास। आगे चलते हैं, कुछ और लेते हैं, जैसे नशोनुमा के मराहिल यानी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेज इसको हम मराहिल कहते हैं, यानी विकास के चरण। आगे क्या है, सौतिया, जिसको हम कहते हैं फोनेम। आपको पता है जो ऐसी इकाई जिसका कोई माना नहीं हो, जैसे कहा बा, फिर कहा पा, ये क्या एक साउंड निकल रहा ना, लेकिन इसका कोई माना नहीं, इसका सौनिम कहते हैं यानी फोनेम। आगे क्या है, सरफिया यानी मॉर्फेम। मॉर्फेम मतलब सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट जिसका एक माना होता है, जैसे कह दिया बा, ये क्या है, फोनेम है। ठीक है, यानी इसका एक माना बन रहा है, ये इसको सरफिया कहते हैं, जिसको आप रूपिम कहेंगे किसमें, हिंदी में। आगे क्या है, सिंटेक्स। सिंटेक्स यानी नहव, जैसे जो सेंटेंस जुमला की जो तरतीब होती है, यानी फेल कहाँ आएगा, फाइल कहाँ आएगा, मफूल कहाँ आएगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ये क्या है, सिंटेक्स यानी वाक विन्यास। आगे क्या है, लेसानी यानी इल्मुल मानी, ये क्या है, सेमेंटिक। सेमेंटिक का इसको इल्म मानी कहेंगे, यानी जिसका ताल्लुक माना से हो, यानी मीनिंग से हो, यानी अर्थ विज्ञान जिसको आप कहते हैं, सेमेंटिक यानी माना से हो, वही चीज़ जो है क्या है, सेमेंटिक का मतलब होगा कि जिसका सही कौन लफ्ज़ किस जगह से सही माने में इस्तेमाल होगा। जैसे अंग्रेज़ी में एक मिसाल दी जाती है, जैसे किसी का इंतकाल हो गया, वो नहीं है, ठीक है, तो उर्दू में तो अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही इज़ यानी नो मोर, यानी अब आगे नहीं है, या डेथ यानी डाइड, मर गए हैं। कभी कभी यूज़ करते हैं एक्सपायर। तो एक्सपायर क्या है, एक्सपायर तो दवा होती है, इंसान एक्सपायर नहीं होता है, लेकिन लोग यूज़ करते हैं। तो ये सेमेंटिक में इस चीज़ को हम सीखते हैं, यानी इल्मुल मानी में इस चीज़ को हम सीखते हैं, यानी कौन लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल होगा, किसके लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे पहले आप देखेंगे सेमेंटिक की एक मिसाल और दी जाती है कि जैसे पहले क्या कहते थे कि हम फिल्म देखने जा रहे हैं, आजकल क्या कहते हैं, मूवी, बदल गया नाम। ठीक है, तो ये चीज़ सेमेंटिक में हम लोग देखते हैं, इल्मुल मानी में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई होगी। जाते जाते लाइक करके ज़रूर जाएं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, उस पर लिंक मौजूद है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करके आप जो है
اس سے جڑ جائیں، وہاں آپ کو PDF مل جائے گی، ویڈیو کی لنک بھی۔ تو آج کی کلاس میں اتنا ہی، اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔